हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी बेसिक्स पर। आज हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि जेनेटिक्स को हम कैसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गिव बर्थ। ठीक है, जन्म देना। तो जेनेटिक्स बेसिकली है क्या और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो आज हम देखेंगे कि जेनेटिक्स क्या है। तो कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे किसी के भी बच्चे होते हैं वो उन्हीं के पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम स्पीसीज़ की भी बात करें, जैसे ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, अगर हम रैट की बात करें तो रैट के बच्चे रैट की तरह दिखाई देंगे, एलिफेंट के बच्चे एलिफेंट की तरह दिखाई देते हैं। और किसी भी बच्चे की हम बात करें, डॉग्स के बच्चे डॉग्स जैसे होते हैं, कैट के बच्चे कैट जैसे होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो उनके बच्चे पेरेंट्स जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस जैसे होंगे। तो क्या चीज़ होती है जो उनको अपने पेरेंट्स की तरह बनाती है? पेरेंट्स से बच्चों को क्या मिलता है जो वो एग्जैक्ट सेम वही बनते हैं जो उनके पेरेंट्स हैं। एग्जैक्ट सेम हम बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं कह सकते उनको, क्योंकि उनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं मैं 2 बहन हूँ। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि मेरी और मैं और अपनी बहन बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी हैं। हम दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफर भी हैं, लेकिन है तो ह्यूमन बीइंग ही। ठीक, तो ये चीज, इन सब चीज़ों के आंसर्स हमें जेनेटिक्स में मिलते हैं। इन सब चीज़ों के आंसर्स हमें जेनेटिक्स में मिलेंगे। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या होता है जो अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, जैसे मटर है, आपने मटर उगा दी, ठीक, चना उगा दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कभी चने उगाने के बाद मटर का पौधा आ जाए या मटर उगाने के बाद चने का पौधा आ जाए? ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्या है वो सीड के अंदर? ये तो हम बिल्कुल ठीक से देख सकते हैं। जैसे हमने चने का सीड उगाया है, ठीक, चने के सीड को ग्रो किया है, तो चने का पेड़ बनेगा उस पर। तो उस छोटे से एक सीड में ऐसा क्या है कि वो रूट स्टेम लीव्स भी बना पा रहा है और फिर उससे और ज़्यादा चने ग्रो कर पा रहे हैं? या हम मटर ग्रो कर दें तो मटर से मटर का पौधा बनेगा, उससे कैसे मटर की रूट स्टेम लीव्स बन रही है? तो उस एक चने के बीज में ऐसा क्या है कि वो पूरा का पूरा अपना प्लांट बना पा रहा है, और क्या कोडिंग है उसके अंदर? ठीक है, तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? जेनेटिक्स में हमको इसका बिल्कुल डिटेल आंसर मिलेगा कि ऐसा क्या है। अगर सोचिए ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर मान लीजिए ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस जैसे नहीं होते, या ह्यूमंस के बच्चे रैट जैसे होते, या रैट के बच्चे किसी और जैसे होते, तो हम अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर पाते? तो ये कितना ज़रूरी है कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो हमारी तरह होते हैं, इसी से हमारी आइडेंटिटी मेंटेन होती है। ठीक है, तो रैट को हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि रैट चला आ रहा है, रैट के बच्चे हुए रैट जैसे, फिर उसके बच्चे रैट जैसे, तो इस तरीके से आइडेंटिटी मेंटेन होती है। ठीक है, स्पीसीज़ जो है अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखती है। तो कैसे स्पीसीज़ अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखती है, क्या उसमें होता है, ये सब कुछ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जेनेटिक्स की 3 ब्रांचेज हैं मेनली: क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, अभी हम जो पढ़ेंगे वो ज़्यादातर बात करेंगे क्लासिकल जेनेटिक्स की, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को भी आपको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्लासिकल जेनेटिक्स पे मेनली हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे, साइटोजेनेटिक्स पढ़ेंगे, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? क्लासिकल जेनेटिक्स में। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या फिर इसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है, कैसे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे एक्सप्रेशन होता है प्रोटीन का, वो सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैरेक्टर्स या जीन जो जीन फ्रिक्वेंसी है वो कैसे चेंज होती है पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, इसको हम इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक, तो कैसे कैसे पॉपुलेशन में जीन फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आते हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। लेकिन आज की जो हमारी बेसिक क्लास होने वाली है उससे हमें इन 3 ब्रांच के अलावा सेल बायोलॉजी और बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी को समझने में हेल्प मिलेगी, चाहे वो एनिमल फिजियोलॉजी हो, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो, कोई भी हो, उसमें बेसिक एक सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है या डीएनए का जो फंक्शन है वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए, तभी हम इनको बेसिक्स से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, आप पढ़ सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक,
तो जब हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं तब हम एक कैरेक्टर ये भी उनके बीच में पढ़ते हैं कि जो लिविंग है उनमें रिप्रोडक्शन होता है और जो नॉन लिविंग है उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, लिविंग्स जो हैं वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, और अपनी जनरेशन टू जनरेशन अपने कैरेक्टर्स को क्या करते रहते हैं, पास ऑन करते रहते हैं और अपने आप अपना नंबर मेंटेन करते हैं। तो रिप्रोड्यूस मतलब जन्म देना। तो जो लिविंग्स हैं वो क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देंगे, बच्चों को जन्म देंगे। ठीक, तो जब लिविंग्स जो हैं रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, सेम काइंड आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे हम सेम काइंड बोल रहे हैं तो इसका मतलब आइडेंटिकल नहीं, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन। अपने जैसे बच्चों को जन्म दे रहे हैं और क्या कर, इसमें क्या हो रहा है, वो अपने जैसे बच्चों को जन्म क्यों दे पाते हैं, इसका आंसर हमें मिलेगा आगे अभी जेनेटिक्स जब हम जैसे ऐसे पढ़ते जाएंगे कि क्या है ऐसा जो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। ठीक, अब बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होते, उनमें कुछ कुछ क्या होते हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे सिबलिंग्स हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स सेम हैं लेकिन फिर भी उनमें क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो उन डिफरेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। ठीक है, और जो मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म से क्या होता है, जो कैरेक्टर पास ऑन होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, इस मैकेनिज्म को ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग्स को। ठीक है, और डिफरेंसेस भी हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड द साइंस ऑफ वेरिएशन। इसमें हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की कंबाइंड स्टडी करते हैं। और ये जो डेफिनेशन है किसने दी थी, ये विलियम बेटसन ने दी थी। तो आपको क्या पढ़ना है जेनेटिक्स में, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी पढ़नी है कि कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं और कैसे उनमें क्या आ रहे हैं, डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, क्या उनमें सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। तो अभी हम इसका थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक हमारे पास है मेल और ये है एक फीमेल। ठीक है, इनमें आपस में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन से क्या बनेंगे, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। ठीक है, और उन ऑफस्प्रिंग्स में कैसे इनके जैसे कैरेक्टर्स होंगे, क्या होगा, वो अभी हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, मेल में भी और फीमेल में भी। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो होता है 46। ठीक है, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, ऐसे सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा, 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम। अब जैसे जैसे हम आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये सुनने में मिलेगा कि जो जीन्स हैं वो क्या करते हैं। जैसे मेंडल ने जो बात की थी, मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं और उनसे ही कैरेक्टर्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर हमने आगे चल के देखा कि वो फैक्टर्स को ही हमने क्या बोला, जीन्स बोला, कि जीन्स जो है वो क्या करते हैं, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, कभी आप सुनोगे कि क्रोमोसोम्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, कभी आप सुनोगे डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करती हूँ, एक डिफरेंस बता देती हूँ कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और डीएनए और जीन्स, इनमें क्या डिफरेंस है, ये एक ही है या अलग अलग है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक सेल है, ये हमने बनाया यहाँ पर न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता होता है क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये एनिमल सेल बनाइए बना, तो प्लांट सेल में भी ऐसे ही होता है। तो ये क्या बना, सेल थी,
सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब ये क्या है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, जीन्स है, क्या है, अभी इसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 मिनट। इस न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है, एक हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपने बहुत बार देखा होगा, इसको हम क्या कह रहे हैं, डीएनए। ठीक, ये जब हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। किसका बना होता है डीएनए? डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम बनाते हैं, इसको हम क्या बनाते हैं, डीएनए। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पे, ये है शुगर फॉस्फेट। ठीक है, ये जो बैकबोन बनती है, ये बैकबोन किसकी बनती है, ये होती है शुगर फॉस्फेट की, और इसके बीच में हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं कि हमें कंफ्यूजन ना रहे अगर हम आगे जेनेटिक्स में बात करने वाले हैं कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, ठीक है, जीन्स क्या है, तो बिल्कुल भी मतलब माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं और कैसे क्या पास ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये जब ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं डीएनए। अगर इस डीएनए को, अब डीएनए क्या है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए धागे की तरह है ये, बहुत बड़ा। और डीएनए, और देखिए सेल खुद ही बहुत छोटी सी है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है और उसके अंदर इसको रहना है, तो इसको कैसे करके रहना पड़ेगा, इसको कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं रह सकता खुला हुआ, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रैप करना पड़ेगा। तो इसको रैप करने के लिए हमें कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक, ऐसे प्रोटीन जो कैसे होते हैं, देखो डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमारे पास जो फॉस्फेट है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए जो हमारे पास होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, उसको रैप करने के लिए हमें कुछ प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम स्टोन प्रोटीन बोलते हैं, और ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इन पे तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्शन के कारण ये आपस में अपना क्या करते हैं, रैप होते हैं एक दूसरे से, और सेल के अंदर आने के लिए एडजस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए सेल बहुत छोटी है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या करना है, डीएनए को रहना है। और डीएनए हमारा लगभग हम मान लेते हैं ये 2 मीटर का इसका साइज होता है, तो 2 मीटर का डीएनए कैसे इस सेल के अंदर आएगा, वो बहुत बड़ा है। जैसे आप मान लीजिए आपने धागे को देखा होगा, धागे को हम कैसे करते हैं, ऐसे फैला के रखते हैं, नहीं ना, हम क्या करते हैं, किसी रील पर उसे बांध कर रखते हैं धागे को। ठीक है, ताकि वो छोटी सी जगह में आ सके। तो इसी तरीके से डीएनए का सिस्टम है। जब अभी तो हमने इसको क्या बोला, जब इसमें कोई भी स्टोन प्रोटीन नहीं है, सिर्फ ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, और इसमें ये स्ट्रक्चर है बस, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के बना है, तब तो हम इसे बोल रहे हैं डीएनए। लेकिन अगर हमने इसे क्या कर दिया है, डीएनए को जब हम स्टोन प्रोटीन से हमने जोड़ दिया है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। डीएनए को स्टोन से जोड़ के क्रोमेटिन बना दिया, और आपका क्रोमेटिन क्या रहेगा, सेल के अंदर रहेगा, छोटी साइज में रैप होकर रहेगा एक दूसरे से। जो न्यूक्लियोसोम मॉडल आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टोन से जो डीएनए है रैप करता है, और किस तरीके से छोटे से साइज में वो रहता है। लेकिन अभी हमें यहाँ डिफरेंस सिर्फ इतना समझना है। तो डीएनए को जब स्टोन से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रोमेटिन। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और प्रोटीन अलग है। ठीक है, प्रोटीन अलग है, लेकिन ये आपस में क्या करते हैं, बस जुड़ के रहने के लिए यूज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डीएनए प्रोटीन का बना है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का ही बना है। कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, स्टोन के कारण वो बोल देते हैं कि डीएनए जो है प्रोटीन का बना है। तो डीएनए किसका बना है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, और स्टोन जो प्रोटीन है उसकी किस में हेल्प करता है, उसकी पैकेजिंग में हेल्प करता है, ताकि वो छोटी सी जगह पर आ सके। तो हमारी 2 चीज़ें क्लियर हो गई, डीएनए और क्रोमेटिन। अब हम देखेंगे कि क्रोमोजोम का वर्ड यूज करते हैं। क्रोमोजोम क्या है, जब सेल डिवाइड करती है, सेल एक सेल से 2 सेल या एक सेल से 2 सेल या 4 सेल जब बनती है, माइटोसिस या मियोसिस की प्रोसेस होती है। जब क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है तो जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन है, इसको और ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में आना होता है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है।
ठीक है, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्रोमेटिन का ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर और ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम। तो डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, ठीक है। अब जीन क्या होता है, अब देखिए डीएनए बहुत बड़ा है ना, डीएनए बहुत बड़ा है, सारा डीएनए सेल के अंदर काम नहीं करता है। तो जीन की हम जब आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब होता है, डीएनए का वह पार्ट जो फंक्शनल है, फंक्शनल का मतलब है जो काम कर रहा है, ठीक है। और डीएनए कैसे काम करता है, डीएनए कैसे काम करेगा, डीएनए बनाएगा आरएनए, आगे इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमें पर बेसिक से पता होना चाहिए। और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। डीएनए झाड़ू पोछा लगाने का काम नहीं करता, ठीक है। डीएनए का जो फंक्शन करने का काम है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए का वह पार्ट, ठीक है, डीएनए का वो पार्ट जो क्या बना रहे हैं, जो प्रोटीन बनाने के कैपेबल है, उसको हम बोलते हैं जीन। जैसे मान लीजिए ये एक पार्ट है जो क्या बना रहा है, एक प्रोटीन बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन, ठीक है। तो अब हमारे डाउट्स क्लियर हुए थोड़े बहुत कि डीएनए किसको कहते हैं, जीन क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। तो अभी जब हम आगे यूज़ करेंगे कि जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, मेंडल ने कहा कि फैक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कुछ बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो बोल देते हैं ऐसे क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे लगा होता है, इसको हम जीन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और आपने कभी कभी ये स्ट्रक्चर बना देखा होगा, इसको भी मैं क्लियर कर दूँ, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। जब सेल क्या करती है, सेल डिवाइड करती है, तो डिवाइड करने से पहले जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो क्या करता है, वो डुप्लीकेट करता है, डबल होता है। तो जब सेल रेप्लिकेशन कर लेती है तब ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन के बाद का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सेल अपना कंटेंट क्या कर लेगी, देखिए इसमें सिंगल, इसमें क्या कर लिया, इसने डबल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो अब हम जेनेटिक्स पे अपने लौट जाते हैं। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं जेनेटिक्स पर। ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसा हो गया। तो ये है हमारे पास मेल और ये है फीमेल। अब हमें समझ में आ गया ना, फीमेल में भी 46, मेल में 46 क्रोमोसोम और फीमेल में भी क्या है, 46 क्रोमोसोम। जब ये डिवाइड होता है, देखो जब जो गैमेट्स बनने की प्रोसेस है, तो जब गैमेट्स बनते हैं तो उनमें जो सेल डिवीज़न होता है, उस सेल डिवीज़न को मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जब गैमेट्स डिवाइड होंगे तब क्या होगा, मियोसिस। और बाकी जब सोमेटिक सेल, जैसे मेरे हाथ में चोट लग जाए और मेरे हाथ की सेल्स को डिवाइड करना है, तो क्या होगा यहाँ पर, माइटोसिस। क्योंकि यहाँ पर जो हमें जेनेटिक जो हमारा कंटेंट है, जो हेरिडिटी यहाँ पे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसको हमको क्या रखना है, एग्जैक्ट। जैसे 46 क्रोमोसोम थे एक सेल में, तो दूसरी सेल में भी कैसे होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए, ठीक है। तो जो अगर मेरे हाथ की, पैर की या कहीं भी सोमेटिक सेल्स में को डिवाइड करना है, तो वो कैसे करती है, माइटोसिस से। क्योंकि माइटोसिस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है पेरेंट सेल में, वो बिल्कुल बराबर होता है किसमें, डॉटर सेल के। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जो पेरेंट्स में जो क्रोमोसोम का नंबर है, लेकिन जो गैमेट्स बनते हैं तो उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेल सेल्स है, इसको गैमेट बनाने हैं, तो जब ये गैमेट बनाएगा, तो गैमेट बनेंगे तब कितना हो जाएगा, उसमें क्रोमोसोम का नंबर 23। ये जब गैमेट बनेंगे तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, 23। और जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो फिर सेल में नंबर अपना कैसा हो जाता है, 46। तो ये किस लिए है, ये मेंटेन करने के लिए है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि कैसे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं पेरेंट्स से सिमिलर हैं, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन किया जाता है। अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं, पेरेंट में क्या है, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, दोनों ही पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है। मान लीजिए यहाँ पे मियोसिस ना होकर माइटोसिस हो जाए, ठीक है, और इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम हो और इस सेल में भी क्या हो, 46 क्रोमोसोम हो, तब जो ऑफस्प्रिंग की एक सेल होगी, जो जाइगोट बनेगा, मतलब उसमें कितना क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा, 92। तो क्या ये ह्यूमन बीइंग रहेगा, नहीं, ये कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही करके ये सेल कैसे करेंगी, अपना आइडेंटिटी ही खो देंगी। इसीलिए क्या होता है, जब गैमेट बनते हैं तब क्या होता है, मियोसिस होती है, ताकि जाइगोट जो है वो अपना जो एक्चुअल क्रोमोसोम का नंबर है उसको क्या कर रख सके, उसको मेंटेन कर सके,
ठीक है, अपनी आइडेंटिटी, जो स्पीसीज अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर सकें। अब ये हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो हम 46 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बाकी आप किसी भी स्पीसीज की बात कर लीजिए तो वहाँ पर भी क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि अपनी आने वाली स्पीसीज में अपने क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करना, ठीक, तभी तो आगे कैरेक्टर्स डेवलप होंगे। तो देखिए ये मेल गैमेट था, ये फीमेल गैमेट है, और मेल फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट, ठीक, और ये जाइगोट ही सिंगल सेल है, ठीक है। अब ये सिंगल सेल जो भी स्पीसीज है, जैसे यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो इस सिंगल सेल से क्या होगा, जो भी बनेगा, लड़का या लड़की जो भी बनेगा वो कैसा होगा, अपने पेरेंट्स जैसा होगा। एक तो सबसे पहली बात, उसे क्या मिले हैं, फादर से उसे 23 क्रोमोसोम मिले हैं और उसे अपनी मदर से 23 क्रोमोसोम मिले हैं। ये मैं डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, इसका जो मेन प्रोसेस है वो मियोसिस, वो मैं आगे वीडियोस में पढ़ाऊंगी, लेकिन उसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है जेनेटिक्स में, तभी हमें समझ में आएगा कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं। लेकिन अभी तो हम सिर्फ थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे सेपरेट हो रहे हैं, ये 46 से कैसे 23 हुए, ठीक है, और कैसे क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए और कैसे क्रोमोसोम सेपरेट हुए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम अब ये बन गया है जाइगोट। अब ये जाइगोट में जो 46 क्रोमोसोम है ये क्या कोडिंग करेंगे, क्या बनाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि ऑफस्प्रिंग कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से मिले हैं ऐसे 46 क्रोमोसोम, 23 मदर से और 23 फादर से। तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये अपने पेरेंट्स का, मदर का आइडेंटिकल नहीं है, फादर का भी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसे 23 मदर से मिले हैं, 23 फादर से, और इसमें कुछ क्या होंगे, वेरिएशंस होंगे। आगे जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तब हम रिकॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे और देखेंगे कि वेरिएशन कैसे स्टैब्लिश होते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हमें यहाँ समझना है कि कैसे जाइगोट में 46 क्रोमोसोम आए हैं, ठीक है। तो अब ये जाइगोट क्या बनाएगा, पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग बनाएगा, और जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, अपनी स्पीसीज जैसा होगा, क्योंकि हमें क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर लिया है, सबसे पहले मेंटेन कर लिया है। तो देखिए अब हमें समझ में आया कि किस तरीके से क्या होता है जेनेटिक्स में, कैरेक्टर्स क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। अभी हमने कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ा है, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा है। आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए थे और उनसे रिजल्ट निकाले थे, और जो उनके जो रिजल्ट मिले थे उसको उन्होंने बस बताते चले गए कि ऐसा रिजल्ट आया, इस कारण से होगा, पर जो एग्जैक्ट उनका कारण है वो नहीं बता पाए। ऐसा इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो उसमें जो रिजल्ट मिल रहे थे ना, वो मियोसिस के कारण मिल रहे थे। लेकिन जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे उस टाइम मियोसिस डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो वो कैसे आंसर देते, ठीक है। जैसे जैसे बाद में टेक्निक्स डेवलप होती गई, जैसे जैसे बाद में ज़्यादा टेक्निक्स का इवोल्यूशन हुआ, तो उस तरीके से हमें पता चलता गया कि वो जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, क्योंकि उस टाइम मियोसिस डेवलप नहीं हुई थी, तो उनकी बात को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। लेकिन हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा था। तो अभी हमने देखा कि कैसे कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डिटेल में मियोसिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेंडल्स के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे, ताकि हमें बहुत इजीली समझ में आ जाए कि कैसे वो क्या कहना चाह रहे थे, मेंडल की क्या बात थी और वो क्या कहना चाह रहे थे अपने रिजल्ट्स के जरिए। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरा क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बाय।